नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 फरवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं वो आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं जहां पे सबसे ज़्यादा कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होती है और कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर्स के नई चीज़ें या पुरानी चीज़ों का रिवीजन हो। अब ये वाला एक और आर्टिकल है आज की डेट में, सिंगल पार्टी डोमिनेंस डेमोक्रेसी इम्पेरिल्ड। आप समझ सकते हैं यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। देखिए, आपको पता है कि आने वाले समय में इलेक्शंस होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आपके पुडुचेरी में क्या हो रहा है आपको पता है, सेंटर में बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंट है। तो बस यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर एक लिमिट से ज़्यादा हर जगह डोमिनेंट होती जाएगी तो उससे सोसाइटी में पोलराइजेशन बढ़ेगा और नाना प्रकार की गलत गलत चीज़ें होंगी। ऐसा बोल रहे हैं M.K. नारायण साहब, जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और गवर्नर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। तो मसालेदार टाइप की न्यूज़ यहाँ पे बहुत है, प्रॉपर फैक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एब्सर्डिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ का जो बेस है वही गलत है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है ये एंटी डिफेक्शन लॉ। और एंटी डिफेक्शन लॉ के होने के बावजूद भी जो गलत तरीके से एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना या एक पार्टी से रिजाइन करके अगली बार इलेक्शन लड़के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना, ये सब चीजें बंद नहीं हुई है। करप्शन बंद नहीं हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था करप्शन को बंद करने के लिए। करप्शन अभी भी चालू है और एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिक प्रेमाइसेस ही फ्लॉड है। कैसे फ्लॉड है इसको यहाँ पे देखेंगे। इस आर्टिकल को लिखा है M.R. माधवन साहब ने, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं, तो इनके व्यू पॉइंट्स काफी अच्छे हैं यहाँ पे। फिर बात करो जुडिशियल ब्लो की, तो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली नेपाल के, जिन्होंने वहां की जो प्रतिनिधि सभा थी, लोअर हाउस थी, उसको डिसॉल्व कर दिया था। उस डिसोल्यूशन को यहाँ पे नलीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसके बारे में 1-2 पॉइंट्स कहे गए, इसको देखेंगे। डिस्कस किया है मैंने पहले, बट इस प्रकार की न्यूज को 2 से 3-4 मिनट में डिस्कस करके मैं आपके लिए रिविजन करवा देता हूँ। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन इक्विटीज। भाई यहाँ पे सरकार ने सबसे पहले तो वैक्सीनेशन करते वक्त जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो वल्नरेबल लॉट है, उनको वैक्सीन देने की बात की। अब बोला जा रहा है कि भाई 45 साल से ज्यादा का लोग जिनको बीमारियां हैं वो भी यहाँ पे वैक्सीनेशन करा सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन कराने से पहले जो कोविन प्लेटफॉर्म है उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपलोड करना पड़ेगा कि हाँ भाई आपको ये वाली बीमारी है इसलिए आप वैक्सीनेशन करवा रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए गए हैं कि 45 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मांगा जाना चाहिए। कोविन पे अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है और अगर आप सीधे वैक्सीनेशन साइट पे चले जाते हो अपने आप को वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आपको वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। इस प्रकार की कुछ बातें कही गई हैं। चूंकि ऑथर इस आर्टिकल में ये बता रहा है कि वैक्सीन के प्रति जो लोगों का रिस्पॉन्स रहा है ना, वो लोगों का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दो। प्लस एक और बात बोली जा रही है कि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन के प्रति रिसेप्टिबिलिटी लोगों की ज़्यादा नहीं है। तो कोवैक्सीन का डाटा जल्दी से जल्दी रिलीज होना चाहिए। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। फिर जो अगला आर्टिकल में डिस्कस करूंगा वो है इनहिबिटिंग फ्री स्पीच। देखिए, दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने फेसबुक के हेड अजीत मोहन को बुलाया। दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की पीस एंड हार्मोनी कमेटी के सामने ये जो अजीत मोहन साहब हैं ये जाके बताते हैं कि भाई कैसे फेसबुक रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट फेवर नहीं करता है, रूलिंग पार्टी के अपोज में जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको टारगेट करता है, फेसबुक का काम करने का तरीका डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। तो इस प्रकार की इंक्वायरी कर रही है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें समय समय पर अजीत मोहन को जाके अपने स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं। अभी सवाल उठता यह है कि क्या दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली इस प्रकार की इंक्वायरी कर सकती है, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। सवाल ये उठता है कि देखिए, चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इनका काम केवल लेजिस्लेशन लाना नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो उसके ऊपर ये हाउसेस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा के पास यानी सेंटर के पास कुछ बेसिक चीजों पे नियम कानून बनाने की ताकत है, लोकसभा राज्यसभा के पास। उसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भी कुछ चीजों के ऊपर नियम कानून बनाने की अथॉरिटी है। सवाल उठता यह है कि वो नियम कानून, वो इश्यूज जिसके ऊपर नियम कानून नहीं बना सकती स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या उसको डिस्कस कर सकती है? तो बेसिकली यहाँ पे फेसबुक एक सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को पैन इंडिया लेवल पे रेगुलेट किया जाता है। तो केंद्र सरकार तो इसको रेगुलेट कर सकती है, क्या राज्य की सरकार रेगुलेट कर सकती है? और अगर राज्य की सरकार नहीं रेगुलेट कर सकती तो वो इंक्वायरी कौन से बेसिस पे कर रही है? तो इसके लीगल प्रोविजंस को इस आर्टिकल में खंगाला गया है, इनको देखेंगे। और फाइनली राइट की एनिवर्सरी। आपको पता है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में रियॉट्स हुए थे। उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप भी आए हुए थे। तो एक तरफ पे डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हो रहा था और दूसरी तरफ पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाला जो इलाका था
वहां पे दंगे हो रहे थे। क्यों दंगे हो रहे थे? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पे 1 साल के बाद मतलब उन दंगों की बात की गई। तो दंगों, आजगनी, राइट्स, इस प्रकार की चीजें मैं जल्दी डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं इनको इग्नोर करता हूँ इंटेंशनली। तो इस आर्टिकल को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो भाई ये 4 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये मैंने आपके लिए कवर की है। कुछ वीडियोस बाकी हैं, वो कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए उस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। और जो भी मैं लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो भाई सबसे पहले आर्टिकल बात करेंगे किसकी? एंटी डिफेक्शन लॉ की। द एब्सर्डिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या लिखा है? इट हैज रिड्यूस्ड लेजिस्लेटर्स टू बीइंग अकाउंटेबल प्राइमरली टू द पार्टी एंड फेल टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स। मतलब कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ ने अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स की है लेजिस्लेटर की, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी केवल पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, लोगों की तरफ नहीं है, सरकार को बनाने के लिए नहीं है। पुदुचेरी में क्या हुआ आपने देखा है। इससे पहले कर्नाटका, राजस्थान, बहुत सी जगहों पे इस प्रकार की टेंडेंसी देखी गई है। होता क्या है कि एग्जैक्टली उस अमाउंट में रूलिंग पार्टी के एमएलएज रिजाइन कर देते हैं या अपोजिशन की पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं, जिस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है वो गिर जाए। और ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वो सेंटर की रूलिंग पार्टी का अपोजिशन होती है। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश में देखा गया है, कर्नाटका में देखा गया। तो बेसिकली ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था 1985 में थ्रू द 10th शेड्यूल, ये बेसिकली लाया गया था इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस के साथ डील करने के लिए। हुआ ये था कि 1970s में और अर्ली 1980s में 1 करोड़ रुपया लेके, 2 करोड़ रुपया लेके किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से आप लड़े, लेकिन आपने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर दिया सरकार बनाने के लिए। तो इससे हुआ क्या भाई? बिल्कुल अनएथिकल चीज हुई। आप जीते एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से, सपोर्ट आपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कर दिया, तो ये तो पॉलिटिकल डिफेक्शन हुआ ना। तो बेसिकली आपने उस सरकार की स्टेबिलिटी को तोड़ दिया और इससे बहुत करप्ट प्रकार का एक माहौल सा बन रहा था पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पॉलिटिक्स में। तो इस लॉ ने बोला, 10th शेड्यूल ने बोला कि भैया अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से लड़ता है और वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसने जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा था उसको छोड़ देता है वो मेंबर बनने के बाद हाउस का। एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर आपको समझना है, डिस्क्वालिफिकेशंस, एक्सेप्शंस, इसका एवोल्यूशन करना है, 10th शेड्यूल समझना है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 समझना है, तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी। इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको चीजें समझा के रखी हैं। आगे बात करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का जो प्रोविजंस था, इसमें क्या बोला गया कि भाई अगर मान लीजिए किसी हाउस में किसी बिल पे वोटिंग हो रही है, लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी हाउस में किसी बिल पे वोटिंग हो रही है, तो उस बिल पे वोट डालते वक्त जो रूलिंग पार्टी के लीडरशिप बोलेगी लेजिस्लेटर को, उसी स्टैंड को अपनाना पड़ेगा। और चाहे वो कॉन्फिडेंस मोशन हो, चाहे वो मनी बिल हो। देखिए, कॉन्फिडेंस मोशन और मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस मोशन अगर आप नहीं पास करवा पाए, आपकी सरकार गिर जाएगी। मनी बिल अगर आप नहीं पास करा पाए, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो मनी बिल भी एक प्रकार के कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं, इसलिए इनको लिखा हुआ है कॉसी कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये बिल्स अगर आपने नहीं पास करवाए तो आपकी सरकार गिरनी है। तो रूलिंग पार्टी वाले अपने लेजिस्लेटर से बोलते हैं, अपने एमपी एमएलए से बोलते हैं कि भाई मनी बिल के फेवर में वोट करो, कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट करो। इनके साथ साथ किसी भी और प्रकार का बिल, किसी भी प्रकार का बिल, कोई भी ऑर्डिनरी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लोकसभा में, राज्यसभा में अगर वोटिंग के लिए आता है, तो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप अपने पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से जीते गए सारे एमपी एमएलए से बोलेगी कि आप इस पर्टिकुलर इशू पे ये वोट डालिए, और उन एमपी एमएलए को वही स्टैंड अपनाना पड़ेगा। वो एमपी एमएलए अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? यानी यहां पे एमपीज और एमएलए के पास अपने दिमाग से ये डिसीजन लेने की ताकत नहीं है कि उनको कौन से इशू पे किस तरीके से वोट डालना है। जो उनकी पार्टी की लीडरशिप बोलेगी वो उनको करना पड़ेगा। तो भाई बीजेपी का कोई एमपी अगर पार्टी के जो विप होता है ना, विप मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, जो इस बात को इंश्योर करेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोग उस पार्टी की लीडरशिप की बात को माने। तो मान लीजिए कि भाई
कोई एक बिल है XYZ बिल पे लोकसभा पे वोटिंग चल रही है और बीजेपी पार्टी की लीडरशिप ने बोला है कि इस बिल के फेवर में आपको वोट करना है, तो वो व्हिप इस बात को देखेगा कि बीजेपी की सारे मेंबर्स इस बिल के फेवर में वोटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इस बेसिस पे उस बीजेपी के एमपी को डिफेक्ट किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। इसको बोला जाता है डिफेक्शन। अगर आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, अगर आपने उसके हिसाब से काम नहीं किया, आपको निकाल दिया जाएगा उसकी मेंबरशिप से, लोकसभा की या जिस हाउस में भी आप बैठे हो। तो यही बोला गया यहाँ पे, एमपी और एमएलए has absolutely no freedom to vote their judgment on any issue. They have to blindly follow the directions of the party. उनको पार्टी की बात माननी है, वो अपने किसी व्यू पॉइंट को सामने नहीं रख सकते, और ये पर्टिकुलर चीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के अगेंस्ट जाती है हमारे संविधान में, या फिर कह लीजिए हमारी पॉलिटी में। अब एक डेमोक्रेसी में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रोल क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन चुनता है? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया है, ऑब्वियस सी बात है वहां के जो वोट डालने वाले लोग हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन लोगों ने भी उसको वोट दिया है उनके बेनिफिट के लिए वो काम करे। अब देखिए बेनिफिट यहाँ पे वो कैसे कर सकता है, तो जब भी पार्लियामेंट में कोई भी डिबेट होगी तो उस पार्लियामेंट की डिबेट में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की भलाई के हिसाब से स्टेटमेंट देना, देश की भलाई के हिसाब से स्टेटमेंट देना, और वोट किस हिसाब से डालना? वोट इस हिसाब से डालना कि भाई अगर वो वोट अप्रूव होता है, अगर वो लॉ अप्रूव होता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के फेवर में बात जाएगी या नहीं जाएगी, और ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट में वो बात है या नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे एमपी को पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन लेना है। बट प्रॉब्लम यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ ये बोलता है कि एमपी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की बात मानेगा, भले ही वो बात पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती हो। तो कुल मिला के यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कंसेप्ट को ही ओवरटर्न कर देता है। समझिए बात को, एमपी का काम क्या है? एमपी का काम यह है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर पाएगा अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप बोल रही है कि आप दूसरा काम करिए। तो बेसिकली वो यहाँ पे लोगों का एजेंट ना होके, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ना होके उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इसको अगर आप कंपेयर करो यूएस में रिसेंट हैपनिंग से, तो यूएस में भी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंपीचमेंट हुआ और उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन्स के 7 मेंबर ने उनके अगेंस्ट वोट किया जब यूएस सेनेट में वोटिंग चल रही थी। ठीक है भाई, तो आप समझिए यहां पे जब इन 7 लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट वोट किया तो क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टीज उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया उनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने। समझ गया बात को? तो कुल मिला के कुछ ऐसी चीजें इंडिया में भी होनी चाहिए। इंडिया में अगर ओपनली कुछ लेजिस्लेटर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के हिसाब से वोट नहीं डालते हैं तो ये जो डिफेक्शन वाली प्रोसीडिंग्स है उनके अगेंस्ट नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई। और जो चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है इंडिया में, वो चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी बहुत गलत तरीके से काम करती है। चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को एक्चुअली में कैसे काम करना चाहिए कि भाई लोगों ने, पीपल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, एमपी एमएलए को चुना और इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने सरकार बनाई। तो जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है इन रिप्रेजेंटेटिव्स को और ये रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल है सरकार को। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में लीडरशिप कल्ट चलता है। तो जब वोटिंग पैटर्न हुई तो मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, लोग बीजेपी के एमएलए को वोटिंग ना देके मोदी को वोटिंग दे रहे हैं। समझ गए आप बात को? तो उसके चलते इन रिप्रेजेंटेटिव्स की वैल्यू हो गई है डाउन। इन रिप्रेजेंटेटिव्स की इंडिविजुअल चॉइसेस की अब कोई भी वैल्यू नहीं है। ऊपर की पॉलिटिकल लीडरशिप जो बोल देगी उसके फेवर में ही काम करना पड़ेगा इन एमपीज और एमएलएस को, जो कि एक काम गड़बड़ है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के सिद्धांत के अगेंस्ट जाता है। तो यहां पे ये जो एमपीज हैं वो लोगों को रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोगों को अकाउंटेबल ना होके पॉलिटिकल पार्टी को अकाउंटेबल हो रहे हैं, जो कि एक आप कह सकते हो कि बहुत ही आप कह लो कि गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है हमारे देश में। ठीक है, ये सब बातें यहां पे बताई गई हैं। फिर एमपी का जो कोर रोल है, तो मतलब देखिए अब एमपी का कोई कोर रोल नहीं रहा। एमपी का कोर रोल क्या है? उनके सामने बिल आए, बजट आया, उसको ठीक से पढ़ना, उसको एनालाइज करना,
अपने इनपुट्स देना और उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लेना। बट अब एमपी भी साफ साफ बोल देते कि भाई हमें तो वही वोट करना पड़ेगा जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, अगर नहीं करेंगे तो 10th शेड्यूल का वॉयलेशन कर रहे हैं, हम अपने संविधान का वॉयलेशन कर रहे हैं। तो ये चीजें काफी गड़बड़ है। जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब बी आर अम्बेडकर साहब ने यही बोला था कि भाई हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रह सकते, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रह सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक आदमी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए रखा गया था क्योंकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना है, अकाउंटेबल लेजिस्लेटर्स रखेंगे, लेकिन लेजिस्लेटर्स यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि लेजिस्लेटर्स की नकेल कस रखी है पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने, किसके थ्रू? एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ जिस चीज के लिए लाया गया था वो भी ठीक तरीके से आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हो। एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा गलत तरीके से करप्शन करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट दे देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये डिस्क्वालिफिकेशन करता कौन है? स्पीकर करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लोकसभा का। लेकिन मान लीजिए इस पॉलिटिकल पार्टी के किसी एक मेंबर ने छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसको डिफेक्शन तब किया जाएगा जब स्पीकर डिफेक्ट करेगा। अभी अगर स्पीकर ने 1 साल तक, 1.5 साल तक कोई भी एक्शन नहीं लिया तो क्या होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि भाई लोग एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और स्पीकर उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लेके ही नहीं आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई 3 महीने के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बोला कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ इंपोज नहीं कर सकता है उस पर्टिकुलर एमपी या एमएलए के अगेंस्ट, तो क्या होगा? इसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। प्लस अब एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया गया है। दूसरा तरीका क्या ढूंढा गया है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी से आप चुने गए, आपने उस पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया, वो सीट खाली पड़ गई। अब वहां पे बाईपोल होंगे। जब बाईपोल होंगे तो वही पर्टिकुलर लेजिस्लेटर उस सीट से लड़ेगा किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर और जीतेगा भी। तो इससे एक और बात पता चलती है कि ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं, कभी कभी इंडिया में लोग उस पर्टिकुलर नेता को भी वोट देते हैं, लेजिस्लेटर को भी वोट देते हैं। तो कुल मिला के एंटी डिफेक्शन लॉ के ये फ्लॉज है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ नेसेसरली ये मान जाता है कि लोग उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को वोट न देके पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। अभी मोदी जी की लहर चली, उसकी बेसिस पे बीजेपी इलेक्शन जीत गई, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर इंसान सिर्फ मोदी जी को ही वोट दे रहा है और इंडिविजुअल बीजेपी एमपीज की कोई वैल्यू नहीं है, ये बात भी गलत है। समझ गए आप बात को? ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। दीज आर बेसिकली द फ्लॉज इन एंटी डिफेक्शन लॉ। इन सब चीजों को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? तो भाई सॉल्व करने के लिए ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे जुडिशरी को और प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी को अपना इंटरनल गवर्निंग स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की जरूरत है। अच्छी बातें होने कुछ नहीं वाला है, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें करने लगोगे तो आप अकाउंटेबल होने लगोगे और रूलिंग पार्टीज कभी भी अकाउंटेबल नहीं होना चाहती। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? जुडिशियल ग्रुप की। प्रधानमंत्री ओली स्टैंड्स एक्सपोज्ड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द डिसीजन टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। जल्दी से इसको खत्म करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ओली जी का किस्सा आपको पता ही है। अभी रिसेंटली हुआ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने क्या बोला कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो यूनिलैटरली डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को, ये गलत है। दिसंबर 2020 में पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया केपी शर्मा ओली ने और प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी ने इसको अप्रूवल भी दी थी, जबकि इनको कहीं ना कहीं डिसीजन को रोक के रखना था। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कि मिस्टर ओली का ये जो डिसीजन था कि मैं पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहा हूँ, एक्चुअली लोअर हाउस को डिसॉल्व कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन था। वो ये नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई भी प्रधानमंत्री बने, तो बेस्ट तरीका क्या है? नए इलेक्शंस मंगवा लो। लेकिन ये सही नहीं था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर चीजें सही नहीं चल रही थी, ये बात आपको पता ही है। केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए किस हद तक उन्होंने भारत के साथ अपने रिलेशंस खराब किए हैं, किस हद तक उन्होंने नेपाल के लोगों को परेशान किया है, डेमोक्रेसी को मारा है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। फिर अगर आप बात करो तो कोर्ट ने यहाँ पे एक बात और बोली है कि भाई कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली का लोकसभा, ये जो लोअर हाउस है, प्रतिनिधि सभा जिसको बोला था नेपाल में, इसको डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को मिस्टर ओली ने नहीं खंगाला। मिस्टर ओली ने बोला कि कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती, इसलिए इसको डिसॉल्व कर दो। यहाँ पे विद्यादेवी भंडारी जी को इस सीजन को रोकना था, बट उन्होंने अप्रूवल दे दिया। अगर आप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बात करिए तो अब ये इनफॉर्मली 2 फैक्शंस में टूट गई है। फॉर्मली तो नहीं टूटी, बट इनफॉर्मली 2 फैक्शंस में टूट गई है। एक फैक्शन में मिस्टर ओली है और दूसरे फैक्शन में पुष्प कमल दहल और माधव कुमार नेपाल है। पुष्प कमल दहल और माधव कुमार नेपाल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं नेपाल के, वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कहीं ना कहीं कई साल पहले
जब इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने सरकार बनाई थी, तो जो दो फैक्शंस थे, एक फैक्शन मिस्टर ओली का और दूसरा फैक्शन पुष्प कमल दहल प्रचंड का, इन्होंने मिलकर एक कंबाइंड कॉलिशन बनाया था, जिसमें इनफॉर्मली तय किया था कि समय समय पर प्रधानमंत्री बदलेंगे, पर मिस्टर ओली एक बार कुर्सी पर बैठे और उसके बाद तो उतरे ही नहीं। ठीक है ना भाई। ये दोनों मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी कब बनी थी? 2018 में बनी थी। अब देखा जाए तो ये जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, ये अभी के लिए फॉर्मली दो भागों में नहीं टूटी है, लेकिन दहल और माधव कुमार नेपाल वाले फैक्शन ने मिस्टर ओली को पार्टी से निकाल दिया है। ठीक है भाई। अब कुल मिला के बात यहां पे ये है कि कोर्ट ने यह भी बोला है कि दिसंबर 2020 के बाद जब इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया, लोअर हाउस को डिसॉल्व किया गया, उसके बाद केयर टेकर पीएम कौन थे? केयर टेकर पीएम तो केपी शर्मा ओली हैं। केपी शर्मा ओली ने भी उसके बाद बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स किए हैं इंपॉर्टेंट पोस्टों पे। उन अपॉइंटमेंट्स को भी स्क्रैप करने की बात कर रहा है कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई प्रीवियस लोअर हाउस के बेसिस पे जो सरकार बन रही है उससे आप एक प्रधानमंत्री लेके आइए और फिर वो प्रधानमंत्री सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा। अब इतना कुछ होने के बाद यहां पे मिस्टर ओली को मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स पे रिजाइन करना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये कि मिस्टर ओली एक कॉम्बेटिव पॉलिटिशियंस है। वो नेपाल को बर्बाद कर दे, चाहे वो जाके नेपाल को चाइना के सामने गिरवी रख दें, लेकिन वो रिजाइन नहीं करेंगे, वो चुपचाप से जाएंगे नहीं। कुर्सी उनको जान से ज्यादा प्यारी है, वो कुर्सी नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो एक कॉम्बैटिव पॉलिटिशियन है। तो अभी के लिए जो एनसीपी है वो ऑलमोस्ट दो बराबर फैक्शंस में बटी हुई नजर आ रही है। अब इसी फैक्शन में कौन सरकार बना पाएगा, चूंकि अब प्रतिनिधि सत्ता को आप रिस्टोर कर रहे हो, तो सरकार बनाने वाला पॉइंट आता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अब सरकार बना सकती, सरकार कैसे बनेगी, इस बात पे अब देखना है क्या होने वाला है। पुष्प कमल दहल माधव कुमार नेपाल का जो फैक्शन है, वो नेपाली कांग्रेस लीडर शेर बहादुर दुईबा को बोल रहे हैं कि अगर आप चाहो तो कोलिशन गवर्नमेंट में सरकार बना सकते हो, हम आपको बैक एंड से सपोर्ट देंगे। एंड में ऑथर यहाँ पे यही बोल रहा है कि 2018 में जो सरकार बन के आई थी, इस सरकार के पास ये बहुत अच्छा चांस था, एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई नेपाल जो कि इतने लंबे समय से अनस्टेबल रिजीम्स में रहा है, 1990 में एब्सोल्यूट मोनार्की गई नेपाल से, उसके बाद से नेपाल में कभी भी एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं आ पाई थी। 2018 में एक मौका आया था कि नेपाल में स्टेबल डेमोक्रेसी आ पाए, लेकिन वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में ही लड़ती रही, और अभी के लिए नेपाल के हालात बहुत खराब है। वो ना प्रॉपर गवर्नेंस कर पाए, ना ही एक स्टेबल रिजाइन दे पाए एक ऐसी कंट्री को जो 2015 के अर्थक्वेक से खराब परेशान थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हुई, कोविड-19 का थी, पेंडेमिक का थ्रेट, इन सब चीज़ों के बाद भी वहाँ के पॉलिटिशियंस दुख की बात यह है कि अपने लोगों के बारे में ना सोच के वो किसके बारे में सोच रहे हैं? अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। हिज गवर्नमेंट यानी केपी शर्मा ओली की बात हो रही, singularly failed on most counts, and he and other NCP leaders, Nepali Communist Party leaders, could not work as a cohesive units. The electorate expectations of a stable regime, the first elected one since the promulgation of the constitution, has been belied yet again due to failure of the political leadership. यानी पॉलिटिकल लीडरशिप नेपाल में पूरी तरीके से फेल हो गई है। यहाँ पे नेपाल एक फेल्ड डेमोक्रेसी की तरह दुनिया के सामने आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन इनइक्विटीज की। द गवर्नमेंट कैन कंसीडर वैक्सीनेटिंग ऑल दोज ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज। देखिए वैक्सीनेशन का प्रोसेस लगभग 10,000 गवर्नमेंट साइट्स पे चल रहा है, लेकिन सरकार ने बोला है कि 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को शुरू करेंगे 1 मार्च से। क्योंकि हमको वैक्सीनेशन बहुत तेजी से करना है, तो सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब वैक्सीनेशन शुरू करने की बात की गई है। दो एलिमेंट्स इससे जुड़ रहे हैं। पहला एलिमेंट तो ये जुड़ रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब आप वैक्सीनेशन कराओगे तो ज़्यादा जगहें होंगी वैक्सीनेशन करने की, तो आप जल्दी वैक्सीनेशन करा सकते हो। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसे का एलिमेंट आ जाता है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप वैक्सीनेशन कराने जाओगे तो आपको फ्री में वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा, आपको जेब से पैसा खर्चना पड़ेगा। समझ गया आप बात को? तो अब मनी वाला एलिमेंट और शायद कॉमर्शियल वाला एलिमेंट निकल के आ रहा है इस पूरे वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। अब देखिए हेल्थ लाइन वर्कर्स, जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि भाई फ्रंट लेवल पे कोरोना से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बाद अगर आप किसी ग्रुप को वैक्सीनेशन देने की बात करो तो वो लोग जिनकी उम्र या तो 60 साल से ज़्यादा है, या वो लोग जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा, 45 से ज़्यादा है, और उनको साथ में कोई बीमारी है, तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप को हमको वैक्सीनेशन देना है। अब तक वैक्सीनेशन इन 10,000 गवर्नमेंट साइट्स पे दिया जा रहा था, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इन 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो अब आप बिल्कुल अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के इन हॉस्पिटल्स में जाओ,
आपके लिए प्रॉपर जगह होगी बैठने के लिए, लेकिन पर शॉट पैसे भी आपसे लिए जाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं इन वैक्सीन्स में ना पैसों का एलिमेंट एक समय के बाद आना ही था। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बाकी, ये कहीं से भी दूध की धुली नहीं है। ये पब्लिक पर्पस के लिए तो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, बट साथ साथ पैसा कमाना भी एक बहुत बड़ा एम होता है। ठीक है भाई, तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे बुलाया जा रहा है गवर्नमेंट की मदद करने के लिए, ताकि भाई वैक्सीनेशन के प्रोसेस को बढ़ाया जा सके और उन 27 करोड़ लोगों को भी वैक्सीनेट किया जा सके जो कि 2 हाई रिस्क प्रायोरिटी ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, यानी कि या तो 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं या 45 साल से ज़्यादा की उम्र पे हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई बीमारी है। अगर आप देखो 6 हफ्ते शुरू हो चुके हैं, बीत चुके हैं इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू हुए, और अब तक 1,30,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अगर आप देखो टोटल हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स में लगभग 33 to 35% लोगों को अभी तक वैक्सीन दी गई है। मतलब सारे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीन नहीं ली है। तो ओवरऑल देखे तो जो भी सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, वहां पे वैक्सीन का जो टारगेट था वो टारगेट 35% तक मीट हुआ है। यानी अगर 100 लोगों को टारगेट बनाया गया था वैक्सीन देने का, तो केवल 35 लोगों ने अब तक वैक्सीन ली है। अब अगर आप आगे बात करो तो इस वैक्सीनेशन को जिस स्पीड से इनिशियली बढ़ाने की कोशिश की गई थी, अगर हम कारण को खंगालें कि उस स्पीड से वैक्सीनेशन क्यों नहीं बढ़ी, तो एक रीजन हमारे सामने ये समझ में आता है कि भाई ये जो कोविन प्लेटफॉर्म था जिस पे आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करना है, हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा हो, या फिर इंडिया में जो डेली कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं वो केसेस कम हो गए हैं, तो लोगों का डर खत्म हो गया है, तो इसलिए वो वैक्सीन बेकार में नहीं लेना चाह रहे हैं। बहुत से रीजन यहाँ पे निकल के आते हैं। फिर कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर एक हेजिटेंसी है, कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं वैक्सीन को लेने से। तो अगर वो डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस फैक्टर को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि ये हेल्थ लाइन वर्कर्स जो है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ये फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, दे आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और उसके साथ साथ ये मोस्ट इन्फॉर्म्ड भी हैं। इनको कहीं ना कहीं पता है कि ये जो वैक्सीन इनको दी जा रही है ये पोटेंट है, पोटेंट नहीं है। तो कुछ लोग तो इस बात पे डरे हुए हैं कि कहीं ये वैक्सीन उनके अंदर नेगेटिव इफेक्ट ना कर जाए, वो और बीमार ना पड़ जाए। देखिए जब भी आपको नॉर्मल बुखार आता था तो आप कॉम्बीफ्लाम और पैरासीटामोल ले लेते थे। आप कॉम्बीफ्लाम और पैरासीटामोल लेने को पहले कुछ सोचते नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये जो कॉम्बीफ्लाम और पैरासीटामोल नाम की जो टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट्स खराब नहीं है, दीज टैबलेट्स आर रिलायबल, कहीं ना कहीं आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन जब आपके दिमाग में डाउट होता है कि जो चीज़ मैं खा रहा हूँ वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप उसको अवॉइड करते हो। सेम हो रहा है यहाँ पे इस कोरोना की वैक्सीन को लेके। अब हेल्थ केयर वर्कर्स यहाँ पे उतने ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं है इन वैक्सीन्स के प्रति। तो जब हेल्थ केयर वर्कर्स रिसेप्टिव नहीं है, तो 60 साल के ऊपर के लोग या 45 साल से ऊपर के लोग जिनको साथ में कोई बीमारी है, वो किस हद तक हेल्थ केयर वर्कर्स के इस एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस होंगे, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है इस वैक्सीनेशन प्रोसेस के प्रति। तो एल्डरली और 45 साल से ज़्यादा के लोग जिनको कोई बीमारी है, वो किस हद तक यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। फिर यहाँ पे हमको ये भी समझना पड़ेगा कि चूंकि अब ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी शुरू होने वाला है। अब तक केवल गवर्नमेंट साइट्स पे हो रहा था, तो गवर्नमेंट साइट्स पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको पैसा खत्म करना पड़ेगा। समझने वाली बात यह है कि जब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तब लोग यहाँ पे आके नहीं ले रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके क्या पैसा खर्च करके लोग वैक्सीन लेंगे, ये भी देखना एक बहुत बड़ी बात रह गई है। तो कुल मिला के ये पूरा प्लान नजर आ रहा था, जहां पे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जानी थी, और जब हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जानी इफेक्टिव होने लगेगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको देना शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं कॉमर्शियल हो जाएगी एक्सरसाइज। लेकिन किस हद तक कॉमर्शियल हो जाएगी और कितने सारे लोग वैक्सीन लेने आएंगे, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। ठीक है भाई, अगर आप बात करो इंडिया में कोमॉर्बिडिटी की, तो कोमॉर्बिडिटी की अब क्या डेफिनेशन आप यूज करते हो इस पर डिपेंड करता है। हमारे देश में अगर आप बात करो तो हर 3 आदमी में से 1 आदमी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हर 10 आदमी में से 1 आदमी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो ये भी तो कोमॉर्बिडिटी का पार्ट है। अगर आपको डायबिटीज है ठीक ठाक, और अगर आपको कोरोना हो जाता है, तो आपका जो इम्यून
सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। अगर आपके पास हाइपरटेंशन है तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उतना ज्यादा कम नहीं बट कमजोर है, ठीक है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर लेवल पे काम नहीं कर रहा है। अगर आप देखो तो 45 साल से ज्यादा की जो आबादी है हमारे देश में वो 21% है। तो अगर 45 साल से ज्यादा की आबादी हमारे देश में 21% है, तो क्यों ना इन सारे 21% लोगों को वैक्सीन दे दी जाए, ना कि केवल उन लोगों को आप वैक्सीन देने की बात कर रहे हो जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है। अगर इस वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये वैक्सीन पूरी तरीके से रिलायबल है, तो आप 45 साल से उम्र के सारे लोगों को वैक्सीन दो, केवल उन लोगों को मत दो जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है। प्लस भाई, ये जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं कि आपको कोविन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ये सब रिक्वायरमेंट्स आप हटाओ। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बिना कोविन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किए सीधे वैक्सीन लेने चला जाता है, तो उसको वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इंडिया में अभी भी लोगों की जो रिसेप्टिविटी है इस वैक्सीन की तरफ वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस रिसेप्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अगर आप लोगों के लिए अच्छी कर दो, तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट होकर वैक्सीन लेने जाएं, जो कि अभी के लिए वो नहीं कर रहे हैं। प्लस फाइनली यहाँ पे बात बोली जा रही है कि ये जो कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन है, केवल 10% लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है इस वैक्सीन को लेने में। तो कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का जो भी ट्रायल डाटा है, और अब तक कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन जिसको जिसको भी दी गई है एज अ दवाई, उसमें उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके क्या रिलेटेड रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स पब्लिक में रिलीज होने चाहिए, ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि हाँ भाई, ये जो वैक्सीन उनको दी जा रही है ये वैक्सीन पूरी तरीके से रिलायबल है और सेफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनहिबिटिंग फ्री स्पीच। यहां पे बस मैं कहानी की तरह चीजें आपको बताऊंगा। कोर्ट शुडंट प्रीएम्प्ट असेंबली इंक्वायरीज बेस्ड ऑन लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने फेसबुक के हेड अजीत मोहन को बुलाया, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की पीस एंड हार्मोनी कमेटी ने, और उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये जो फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ये किस प्रकार से कंटेंट को स्ट्रीमलाइन करता है, कैसे कंटेंट के ऊपर बैन लगाता है, इन सब चीज़ों के बारे में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली एक इंक्वायरी सी कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये इंक्वायरी करने की ताकत है? यहां पे हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल, एक होते हैं कलेक्टिव। इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास होते हैं, कलेक्टिव जो पार्लियामेंट एज अ होल के पास होते हैं। तो दे आर बेसिकली अ सेट ऑफ राइट्स एंड इम्यूनिटीज जो कि बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट इम्पार्शियल तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके, और उसके मेंबर्स भी इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, ये हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड से आए हैं, 1689 से ये एग्जिस्ट करते हैं। और इंडिया में केवल पार्लियामेंट ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी प्रिविलेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, इन प्रिविलेजेस में आपको एक बात बता दूं कि लिटरली किसी भी चीज पे डिस्कशन हो सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के पर्सनल, मतलब प्रोफेशनल कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ने जो कुछ भी किया है उसके आप बिहेवियर को डिस्कस नहीं कर सकते। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बिहेवियर को आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस नहीं कर सकते। उसके अलावा आप हर चीज कर सकते हो, ऐसा हमारा संविधान बोलता है। अब अगर बात की जाए तो भाई एक कंपैरिजन यहां पे ये किया जा रहा है कि अगर आप लोकसभा की बात करो और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करो, लोकसभा में कौन कौन सी चीजों पे डिस्कशन हो सकता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन कौन सी चीजों पे डिस्कशन हो सकता है, इस पे आप कैसे डिसाइड करोगे? आपको पता है कि पार्लियामेंट के पास अपनी कुछ ताकतें हैं, तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो कुछ भी लिखा है उसके ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है। उसी प्रकार से स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो कुछ भी लिखा है उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेट कर सकता है। तो सवाल यहां पे ये उठता है कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, क्या उन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर डिस्कशन कर सकता है? और स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, क्या उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट डिस्कशन कर सकती है? समझिए बात को यहां पे आप भाई, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास किसी पर्टिकुलर फील्ड में कानून बनाने की ताकत नहीं है, तो क्या उस फील्ड को डिस्कस करने की ताकत है क्या उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने के लिए आपको एक सवाल समझना पड़ेगा, या उस सवाल का जवाब समझना पड़ेगा कि मान लीजिए न्यूक्लियर पावर की बात करो आप, तो आपको पता है न्यूक्लियर पावर एक प्रकार की क्लीन एनर्जी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं होते हैं, ठीक है भाई। तो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कोई भी नियम कानून बनाना इंडिया में, ये किसकी ताकत के अंदर में आता है? नो डाउट आप बोलोगे यूनियन गवर्नमेंट की ताकत के अंदर आता है। लेकिन मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम कानून के चलते
अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट दिल्ली में खोला गया और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के फ्यूल से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे दिल्ली के लोगों की जान खतरे में, तो क्या इस चीज का डिसीजन दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर इंक्वायरी करते हो, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिस्कशन करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर चीज एंड में लेजिस्लेशन में आएगी। इंक्वायरी करना और डिस्कशन करना डजंट नेसेसिटेट्स कि उसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन पास किया जाएगा। इंक्वायरी और डिस्कशन पब्लिक परसेप्शन को फेस करते हैं, बिल्ड करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता को बढ़ाते हैं, लेजिस्लेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने लाते हैं, भले एंड में उसके ऊपर कोई नियम कानून पास ना हो। तो कुल मिला के कहने की क्या कोशिश की जा रही है? कहने की ये कोशिश की जा रही है कि अगर आपके पास कोई भी नियम कानून बनाने की ताकत नहीं है, मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूं, उसके बाद भी आप उस नियम कानून से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में एक इंक्वायरी और डिस्कशन कर सकते हो अगर वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि भाई हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स जब शहीद हो जाते हैं, वो अपनी जान दे देते हैं देश के लिए, तो उनको ऑनर करते हैं। तो क्या इससे किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे देश के लिए जान दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाने की ताकत यूनियन गवर्नमेंट के पास है, बट इसको डिस्कशन कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट 4 स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किए। क्यों पास किए? क्योंकि वो रेजोल्यूशन पास कर सकते थे, उनको नहीं सही लग रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लागू होना। तो कुल मिला के बात यहां पे ये है कि इंक्वायरी स्टेज के दौरान और डिस्कशन स्टेज के दौरान ये गारंटी नहीं है कि वो चीज लेजिस्लेशन में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। जब वो लेजिस्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगी तब इस बात को एसेस किया जाएगा कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट करने की ताकत थी स्टेट गवर्नमेंट के पास या यूनियन गवर्नमेंट के पास या नहीं थी। डिस्कशन और इंक्वायरी के वक्त ये चीज प्ले में नहीं आती। ये बात यहाँ पे बताई जा रही। तो कुल मिला के फ्री स्पीच का यही कंसेप्ट यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली की असेंबली इंक्वायरी कर रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, कोई गारंटी नहीं कि उस इंक्वायरी के एंड पे उससे रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन आएगा नहीं आएगा, बट एक पब्लिक परसेप्शन तो बिल्ड हो रहा है ना। फेसबुक से सवाल तो पूछे जा रहे हैं ना कहीं फेसबुक इस इंक्वायरी के चलते अपनी डीलिंग्स में प्रॉपर तो रहेगा ना आगे आने वाले समय में। तो ये सब चीजें तो मेंटेन हो रही है ना। तो यहाँ पे दिल्ली असेंबली अगर इस प्रकार की कोई इंक्वायरी कर रही है तो इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये बात बताई जा रही है। और इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कुछ पुराने एग्जाम्पल्स दिए गए, हालांकि उतने एग्जाम्पल्स आपको देखने की जरूरत है नहीं। इस आर्टिकल को लिखा है राहुल नारायण साहब ने, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, टेक्नोलॉजी लॉ, डिजिटल राइट्स और प्राइवेसी पे काम करते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। आई होप इस एडिटोरियल डिस्कशन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ लॉजिकल थिंकिंग आपको यहाँ पे मिली होगी सीखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। वीडियोस को शेयर करना मेरे लिए एक मैंडेटरी पॉइंट है। मैं ये कुछ देख रहा हूँ कि मेरे जो एडिटोरियल के व्यूज़ हैं वो 2500 से 3000 प्रतिदिन पे आके रुक गए हैं। अब पहले जब मैंने शुरुआत में बनाने शुरू किए थे तो केवल 500 व्यूज़ आते थे एक वीडियो पे, ठीक है। धीरे धीरे वो 1000 पहुंचे, 1500 पहुंचे, 2500-3000 तक भी पहुंच जाते हैं। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गए हैं। वैसे तो मैं बताऊँ तो देखिए, अगर मैं सिर्फ एडिटोरियल डिस्कशन अपलोड करूँ तो 5-6 हज़ार 8,000 व्यूज़ तक भी पहुँच सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ। तो होता ये कि जो यूट्यूब की एल्गोरिदम होती है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ये पर्टिकुलर चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है। कुछ चैनल से जो सिर्फ एडिटोरियल अपलोड करते हैं, तो सिर्फ एडिटोरियल अपलोड करने के चलते उनके एडिटोरियल वीडियोस के व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बट मैं अपने डोमेन को इतना लिमिटेड नहीं रखना चाहता, मैं अपने डोमेन को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता हूँ, इसलिए लिटरली मैं हर चीज़ के ऊपर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसके चलते कहीं ना कहीं एल्गोरिदम यूट्यूब की उस लेवल पे मुझे सपोर्ट नहीं करती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग वर्ड ऑफ द माउथ के थ्रू लोगों को बता के, दूसरा सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे मेरे चैनल के लिंक्स को शेयर करके मेरे चैनल को ऊपर उठा सकते हो। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे मेरी वीडियोस को, उतना ही वीडियोस को सपोर्ट मिलेगा। तो इसे ही बोलते हुए कि लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। गुड बाय।